नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आयुर्वेद से रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाकर करे संक्रमण से बचाव। कोरोना वायरस के चलते देश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ावा देने में जुटी है। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए अब तक कोई दवा या उपचार तो नहीं मिला है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने से संक्रमण को कमजोर किया जा सकता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के इस वक्त में आयुर्वेद के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा है जिसके लक्षण एक फ्लू की भांति ही है। आमतौर पर बुखार, सर्दी, नज़ला, सूखी खांसी जैसी परेशानी से निपटने में आयुर्वेद के नुस्खे काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आयुष इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की माने तो आयुर्वेद में तमाम ऐसी दवाइयाँ मौजूद है जिनसे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। वायरस या बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बावजूद शरीर में रोग का संक्रमण नहीं हो पाता है। डॉक्टरों ने अध्ययन में पाया कि इसी तरह की एक दवा फिफाट्रोल एक मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसमें मृत्युंजय रस, संजीवनी बूटी, तुलसी और गिलोय का इस्तेमाल किया गया है। ये औषधियाँ वायरल संक्रमण से बचाव के लिए शरीर की रक्षात्मक शक्ति को बढ़ावा देती है। संक्रमण के लिहाज से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में दवाएं भी है और कुछ ऐसे नुस्खे भी जिसका घर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से संक्रमण ही नहीं अन्य तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ऐसे कर सकते हैं अपना बचाव। प्रतिदिन गर्म पानी का सेवन करें। हल्दी, जीरा, लहसुन और धनिया को खाने में इस्तेमाल करें। 10 ग्राम च्यवनप्राश सुबह और शाम लें। डायबिटीज होने पर शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार 150 ml गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी डालकर लें। नारियल का तेल या देसी घी सुबह और शाम नाक में डालें। 1 चम्मच नारियल तेल मुंह में रखें। इसे पीना नहीं है। 2-3 मिनट के बाद हल्का सुसुम पानी से गार्गल करके इसे बाहर फेंकें। कफ या गले की खराश होने पर लौंग पाउडर के साथ शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। साथ में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक व मुनक्का से हर्बल टी बना करके या फिर काढ़ा बना करके दिन में 1-2 बार सेवन किया जा सकता है। साथ में प्रतिदिन 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। गर्मी का मौसम और लॉकडाउन कहीं बढ़ा ना दे आपका ब्लड प्रेशर। कंट्रोल में रखने के लिए करें इन फलों का सेवन। गर्मी का मौसम और लॉकडाउन की वजह से बढ़ते तनाव के कारण कई लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए सही और संतुलित ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए दवाओं का सेवन कोई अच्छा उपाय नहीं है। ऐसे में आज हम आपको कुछ खास फलों के बारे में बताएंगे जिसका सेवन गर्मी के मौसम में ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद कर सकता है। तरबूज। गर्मियों के मौसम में तरबूज का रोजाना सेवन करना चाहिए। इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है। तरबूज का सेवन करने से उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। वहीं तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होती है। कीवी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक फल है जो पाचन में सुधार के साथ साथ शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। इसका सेवन त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर कीवी रक्तचाप से जुड़ी समस्या में फायदेमंद हो सकता है। शोध के अनुसार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए
आप दिन में 3 कीवी का सेवन कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी में पोटेशियम की उपस्थिति आपके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार हो सकती है। आम। आम का सेवन करने से उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है। आप पोटेशियम से भरपूर होता है। आप शेक, स्मूदी, डेजर्ट के जरिए आम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप केले का सेवन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में पोटेशियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और केला पोटेशियम का सबसे बेहतरीन स्रोत है। धन्यवाद। मैं ललिता कुमारी। নমস্কার। আজকে আমরা হিন্দোল এবং প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়ারের তরফ থেকে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছি। সেখানে প্রায় 50 জনের উপরে আমরা ব্লাড ডোনেশনের ব্যবস্থা করেছি। গভর্নমেন্ট ব্লাড ব্যাংকের মোবাইল ব্লাড ব্যাংকের তরফ থেকে মোবাইল ভ্যান নিয়ে এসে স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা এই ব্লাড ডোনেশন অ্যারেঞ্জ করেছি। আমাদের এই ভ্যান ইউনিটে এসি আছে এবং প্রপার ডিস্ট্যান্সিং এবং করোনা প্রোটেকশন নিয়ে আমরা যেভাবে ব্লাড গভর্নমেন্ট ডিরেক্টিভ আছে সেইভাবে ব্লাড ডোনেশনের ব্যবস্থা করেছি এবং 3 জন করে আমরা একবারে ব্লাড নিচ্ছি এবং এইভাবে আমরা প্রায় 50 জনের ব্লাড দিতে সক্ষম হয়েছি। এবং আমরা এই হিন্দোল এবং প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়ার আমরা মেডিকেল কলেজের একটা এক্সপিরিয়েন্সটা মিলে একটা সংস্থা করেছি, যেখানে আমরা কোভিড এবং ডিজাস্টার যে হয়েছে আমাদের সেই নিয়ে আমরা একটা প্রোটেকশন মানে একটা সংস্থা করেছি। এই সংস্থায় আমরা সারা পশ্চিমবাংলাব্যাপী আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করেছি। কোনো সময় পিপিই কিট দিয়েছি, কোনো সময় হেলথ সার্ভে করেছি, হেলথ ক্যাম্প করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় রিসেন্টলি বেলগাছিয়ায় গিয়ে একটা হেলথ ক্যাম্প করলাম। পুলিশ ব্যারাকে গিয়ে হেলথ লোকজনদের দেখালাম, মানে হেলথের পুলিশদের আমরা প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন রকমভাবে তাদের ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। N95 মাস্ক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং বিভিন্ন হাসপাতালে। এবং আমরা চেষ্টা করব এই যে আমফন হলো তার জন্য আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে, বিশেষ করে সাউথ 24 পরগনা, সুন্দরবন এলাকা এবং পূর্ব মেদিনীপুর, নর্থ 24 পরগনা, এখানে আমরা গিয়ে যাতে আমাদের প্রাণ পৌঁছতে পারি সেই ব্যবস্থা করব। হিন্দোল এবং প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়ার সবসময় আমাদের সঙ্গে আছে। সঙ্গে মনন ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও আমাদের সঙ্গে আছে, যেখান থেকে আমরা মনন ওয়েলফেয়ার রিলেটেড পর্দার একটা সংস্থা, যেখানে আমরা তাদের মেডিকেল চেক আপ এবং সোশ্যাল যে কাজগুলো তারা করেন তাদের সাথে আমরা সবসময় থাকি। মননের সেক্রেটারি আমাদের লিপিকা এসছেন, লিপিকা চ্যাটার্জি, উনি আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকেন এবং এই যে সুন্দরবনে যে আমরা ক্যাম্পগুলো করে থাকি মননের তরফ থেকে আমরা করে থাকি এবং এটা হিন্দোল এবং প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়ার আমাদের সঙ্গে আছেন, আমরা সেইভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ধন্যবাদ। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। লাস্ট 2 মাস ধরে আমরা যে প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়ার প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছি, সেই প্ল্যাটফর্মের তরফ থেকে অনেকগুলোই কর্মসূচি করা হয়েছে গত 2 মাস যাবৎ। এবং আজকে আমরা খুবই খুশি যে হিন্দোল এবং মননের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়ার প্ল্যাটফর্ম একত্রিত হয়ে একটা মোবাইল ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছি মোবাইল ভ্যানে। এবং সেখানে অলরেডি প্রায় 50 জনেরও বেশি রক্তদাতা রক্ত দিয়েছে। সবাই জানেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন সবাই জানেন, তাদের গোটা ভারতবর্ষেই সবাই জানেন যে কোভিড এবং আমফন নিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গের সত্যি একটা মানে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি সব মানুষেরাই। এবং সেখানে মানে যেহেতু একটা ব্লাডের ক্রাইসিস চলছে, রক্তাভাব চলছে, গত 2 মাস ধরে খুব বেশি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করা যায়নি এবং অনেক রুগী রক্তের অভাবে হয়তো ঠিকঠাক করে চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। সেটার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং আমরা চাইব যে ভবিষ্যতে এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, এটা যদি আরও বেশ কিছু করা যায় এবং আরও কিছু প্রচেষ্টা যদি আমরা করতে পারি, যাতে কোভিডের এগেনস্টে এবং এই আমফনের যে দুর্গত যারা আমফনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সব মানুষের কাছে যদি আমরা এই রক্তটা পৌঁছে দিতে পারি সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকের থ্রু দিয়ে, আমরা আমাদের প্রয়াসটা আমাদের সেটাই লক্ষ্য থাকবে। গুরুজি, আজকে এইটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট জন্য আপনার পক্ষে কী কী দেওয়া হলো, কীভাবে? আজ আমার জন্ম উৎসব পালন হচ্ছে। আপনারা আমার সঙ্গে ছিলেন, সুখী মোড়ে আপনারা দেখেছেন।
যেখানে আমরা মননের উদ্যোগে এখানেও আসলাম। এখানে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের আমরা মধ্যাহ্ন জীবনের ব্যবস্থা দিলাম তাদেরকে লাইফহুড হিসাবে, তাদের হাতে জল তুলে দিলাম এবং আগামী দিনে ইচ্ছে রাখলাম এই সংস্থার পাশে থাকার এবং এই সংস্থার কর্ণধারদের বলছি আপনারা পার্সোনালি আমার সুতিমরে আপনারা যোগাযোগ করলে ওনাদের কিছু সামান্য সাহায্য আমিও হাত বাড়িয়ে দেবো এবং সারা বছর ধরে জীবজ্ঞানের শিবসেবা আমি করে যাই, এটা সকলেই জানে। তো আমার খুব ভালো লাগছে এবং তারা আমার কাছে প্রার্থনা করি প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন সুস্থ থাকে, কারণ এই কোভিড-19 যে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে সেটার থেকে যাতে এরা মুক্তি পায় এবং এইরকম সকলে যেন এগিয়ে আসেন এনাদের কাছে। थैलेसिमिया पेशेंट আমরা জানি कि শুধু ট্রান্সফিউশন ही एकमात्र उपाय है ना, ব্লাড দরকার, ব্লাড দরকার। তো ব্লাডের জন্য আপনার কিছু সহায়তা করতে পারবেন? নিশ্চয়ই, ওই জন্য আমার আজকে এখানে এসেই আমি দেখে আমার ইচ্ছা হলো, তো আমি নেক্সট আমার প্রোগ্রাম রাখবো, আমার ডোনারদের নিয়ে এসে এখানে আমি ব্লাড ডোনেশনের ব্যবস্থা করবো। কতদিন এটা 25 বছর, এবার 25 ইয়ার্স সেলিব্রেশন আমাদের আটকে গেল, আমরা ইভেন্টেও কোনো প্রোগ্রাম করতে পারি। লকডাউনটা একটা ভয়াবহ আকার নিয়েছে আমাদের বাচ্চাদের, কারণ এখানে যারা বাচ্চারা আসে সবাই প্রথম ওখানে বসেই আছে, তারা যেমন ও আজকে প্রায় 2 মাস পরে আজকেও বাড়ি যায়। ও এখানে একজনের বাড়িতে রয়েছে, টোটাল ট্রান্সমিশন চালানো হচ্ছে, হসপিটালেই পুরো ব্যয়ভার বহন করছে। কিন্তু এটা একটা সাংঘাতিক পর্যায়ে, মানে এইটা যারা আমরা আজকে বাবা মারা রয়েছি এখানে, তারা প্রত্যেকটা পদে পদে বুঝতে পারছি। কারণ এক নম্বর তো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কোনো জায়গায় নেই, হাতে পায়ে ধরে ডোনারদের আমরা দিয়ে যাচ্ছি গাড়ি করে, যেটা সম্ভব হচ্ছে না। মানে এক নম্বর তো যেটা বিশাল ব্যয়বহুল, একটা গাড়ি যে ভাড়া, সেই ভাড়া করে ডোনারদের নিয়ে গিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্ক সেটা, প্লাস যখন ডোনারদের নিয়ে আসা হচ্ছে, ডোনার তো নিয়ে ডোনার ব্লাড দিয়ে আসে, যে গার্জেন ব্লাডটা নিতে যাবে তাকেও গাড়ি ভাড়া করে দিতে হচ্ছে। একইটাই ট্রিটমেন্টটাই ব্যয়বহুল, এখানে বাচ্চাদের ওষুধ লাগবে প্রচুর, বাচ্চাদের রক্ত লাগবে, কিন্তু এই ব্যয়বহুল ট্রিটমেন্ট চালাতে গিয়ে বাবা মারা এমনিতেই দাঁড়িয়ে আসে। তারপরে যখন এই ব্লাড আনতে সেখানে হসপিটালে নিয়ে আসা এবং তাকে নিয়ে যাওয়া, এই জায়গাতে তো আমরা কোনো হেল্প পাচ্ছি না, ঠিক আছে। এবং ক্যাম্প একদমই নেই। আমি আপনাদের মিডিয়ার সবাইকে বলবো যে আপনারা অন্তত আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, ব্লাড ক্যাম্পের কিছু হলেও আমাদের যোগাযোগ করে দিন। যদি আপনারা ইনহাউস এখানে ক্যাম্প চান, আমরা রবিবার এখানে ঘুরে আমরা এখানেও ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কারণ পেশেন্ট জন্য কত এই লকডাউনের কেন্দ্রে আমাদের এই সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের লোকে মাত্র 200 টাকাই বাচ্চাদের সমস্যাটা হচ্ছে এরা যে জোগাড়ও করে গাড়ি ঘোড়া বাস টাস করছে না, এরা বাড়ি থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে আসছে, তাতে যাদের দুটো বা তিনটে লাগে, তাতে ওদের একটা 7 জনের করে একটা গোটা ট্রিটমেন্ট করতে পারে। প্রায় 300 বেশি বাচ্চা আছে। কীভাবে ম্যানেজ করছেন, কীভাবে এই বেশিরভাগই সমস্যা অনেকটা লকডাউন শুরু হচ্ছে, লকডাউন শুরু করতে গিয়ে ফার্নিচারে কিছু প্রবলেম হয়েছিল, পাশে 2 মাস আমরা এখানে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ডোনারদের কালেক্ট করেছি, তাদের সাথে যোগাযোগ করে সেটাই কিন্তু ব্লাডটাকে এক্সচেঞ্জ করে আবার আমরা
আমি ট্রান্সলেশন করা ওই পেশেন্টদেরকে পাঠাবো। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी आर्मी जैन। आई होप आप सब कोई ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मास्क घर में कैसे मास्क बना सकते हैं। कोई भी बना सकते हैं विदिन 2 मिनट्स एंड किड्स कोई भी घर में रह के बना सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपके घर में कोई भी टी शर्ट हो या लेगिंग्स हो या पैंट्स हो, उसका या तो अगर आप टी शर्ट यूज़ कर रहे हो उसकी स्लीव्स आप काट लो, लेगिंग्स के लोअर पार्ट आप कट कर लो। कट करके जैसे देखिए मैंने ये मेरी लेगिंग्स थी, ये आप देख रहे हो, ये लेगिंग्स, इसको मैंने कट कर लिया, यहाँ से मैंने कट कर लिया, कट करके ये मैंने कट किया है, ये देखिए ये मैंने कट किया है लेगिंग्स को। और एक मैंने डोरी ली है, ठीक है, कोई भी डोरी आप ले लीजिए। आप बस ये डोरी आप पीछे रखिए, ऐसे पीछे रख के अब ये आप इसके अंदर डोरी डाल डोरी डाली, इसे आप सेट कर लीजिए। डोरी डिज़ाइन सेट करने के बाद आप इसको फेस पे लगाए, फेस पे ऐसे आप टानिए, ये डोरी को टान के पीछे से आप ऐसे मारिए। ये देखिए मास्क, आपका मास्क रेडी हो गया। ये देखिए देखा कैसे आपका मास्क रेडी हो गया विदिन 2 मिनट्स। आई थिंक 2 मिनट्स भी नहीं लगा होगा। और कोई भी बना सकते हैं, घर में बैठ के कोई भी बना सकते हैं मास्क, कोई भी कपड़ा डिज़ाइनर लेके आप बना सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गौतम बुद्ध के सिद्धांत से रुकेगा भ्रष्टाचार, अर्थात दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार के रोकने में कारगर है बुद्ध का मार्ग। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। इस देश में जब जब बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ा है तब तक भारत में भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई है। यथार्थ में बौद्ध धर्म में सर्वोच्च नैतिक मूल्य प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा मनुष्य को भ्रष्टाचार करने से रोकते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन मूल्यों और सदाचरण में उच्च कोटि का सकारात्मक सह संबंध है। आज भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे विकास की ओर प्रगतिशील है, लेकिन यह वर्तमान में इतनी व्यापक और सशक्त अवस्था में नहीं है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावकारी भूमिका के निर्वाह कर सके। उसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान भारत में बुद्ध विरोधियों और भ्रष्टाचार पर विश्वास करने वालों की संख्या अत्यधिक है। इसलिए भारत भ्रष्टाचार के लिए विकास के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि है। संकुचित अर्थ में भ्रष्टाचार का अर्थ अनैतिक एवं गैरकानूनी माध्यम से चल अचल संपत्ति एकत्रित करना होता है। व्यापक दृष्टि से त्रिपिटक में महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत निपात में मनुष्य के पतन के जो अमंगल, अनैतिक, अशुभ कर्म बताए गए हैं, ये सभी कर्म भ्रष्टाचार में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए व्यभिचार करना, शराब पीना, जुआ सट्टा खेलना, झूठ बोलना, गैर कानूनी माध्यम से धन संचय करना आदि भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि धार्मिक क्षेत्र में प्रज्ञाहीन अंधविश्वास और पाखंडी कर्मकांडों की आड़ में भ्रष्टाचार दस्तक दे चुका है। इसके विपरीत भगवान बुद्ध ने सूत निपात में ही महामंगल सूत के अंतर्गत उन कर्मों को बताया है जिसके अनुशीलन से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सर्वेक्षण ने यह प्रमाणित कर दिया है कि विश्व में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान अत्यधिक ऊंचा और चिंताजनक है।
इस स्थिति को देखकर यह स्पष्ट और निरपेक्ष रूप से कहा जा सकता है कि आज भारत में भ्रष्टाचार बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है। यही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती, नशाखोरी और अपहरण जैसे अपराध जंगल में आग की तरह फैल रहा है, जिससे समाज और राष्ट्र का पल पल में नैतिक पतन हो रहा है और विश्व में भारत अपनी साख खोता जा रहा है। भारत में तेजी से बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बुद्ध का अनुशीलन एक उचित और उपयोगी मार्ग है, जो भारत को पुनः एक महान देश बना सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर्स द्वारा कोरोना वायरस से मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम करने के बाद इस वायरस से संबंधित बहुत अहम जानकारी दी गई है। ये वायरस श्वास नली में जाकर म्यूकस की लेयर बना लेता है जो सॉलिड हो जाती है और श्वास नली बंद हो जाती है। इलाज के लिए डॉक्टर्स इस नली को खोलने की कोशिश करते हैं और दवाई देते हैं। हालांकि इसमें कई दिन लगते हैं और पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है। इससे बचने के उपाय जो अभी आप कर सकते हैं, नंबर 1, गर्म पेय पदार्थ। अगर इस कफ को गले में ही बेअसर कर दिया जाए तो इसे फेफड़ों में जाने से रोका जा सकता है। इसके लिए आपको गर्म पेय पदार्थों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। इसके लिए आप गर्म चाय, कॉफी, गर्म पानी, हल्दी के साथ गर्म पानी आदि का भरपूर सेवन कर सकते हैं। इससे गले में जमा कफ पिघलकर पेट में चला जाएगा। पेट में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो उस कफ को बेअसर कर देते हैं। नंबर 2, हर दिन एंटीसेप्टिक जैसे कि विनेगर या लेमन का साल्ट या गर्म पानी से गरारे करें। नंबर 3, वायरस बालों और कपड़ों में चिपक जाता है। किसी भी साबुन या डिटर्जेंट से वो मर जाता है, इसलिए बाहर से घर आते ही सबसे पहले बिना कहीं बैठे सीधे बाथरूम जाकर नहा लें। अगर कपड़े धो नहीं सकते तो तुरंत कपड़ों को धूप में रख देना चाहिए या फिर आप इसे डेटॉल या डिटर्जेंट में पानी में भिगोकर रख सकते हैं। नंबर 4, मेटालिक जगहों पर वायरस 9 दिन तक रहता है, इसलिए ऐसी कोई चीज हो तो इसे जरूर साफ करें। सीढ़ियों की रेलिंग, डोर हैंडल्स आदि को छूने से बचें और घर साफ करते रहें। नंबर 5, सिगरेट ना पिए। नंबर 6, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए किसी भी झाग वाले साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। नंबर 7, सब्जियां और फल खाएं। जिंक और विटामिन सी दोनों को बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 8, जानवरों से इंसानों को नहीं हो सकता, ये इंसानों से इंसानों को होता है, इसलिए जब भी किसी से मिलें दूर से ही बात करें। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित नजर आता है तो उससे दूरी बनाए रखें और अपने मुंह पर मास्क लगाएं। जब भी बाहर से घर आएं अपने हाथों को तुरंत साबुन से साफ करें। नंबर 9, एहतियात बरतने की बात आपको वायरल फीवर या नॉर्मल कोल्ड या फ्लू ना हो पाए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग से लड़ने की शरीर की क्षमता कमजोर हो जाती है। ठंडा पानी या ठंडे पेय ना पिएं, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से आपको कोई भी नॉर्मल फ्लू हो सकता है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर सकता है और आपको कमजोर बना सकता है। नंबर 10, अगर आपको इन दिनों कभी भी गला खराब, खांसी या खराश लगे तो ऊपर बताए गए सुझावों का तुरंत प्रयोग करें। वायरस शरीर में 3 से 4 दिन इसी तरह गले में रहकर लंग्स में पहुंच जाता है, इसलिए बचाव के तौर पर इनमें कोई भी लक्षण आने पर ऊपर बताए तरीके अपनाएं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस सबसे पहले गले में जाता है, वहां वायरस को बढ़ाता है। वायरस की संख्या बढ़ने से गले और छाती में मोटा कफ जमने लगता है, जिसकी वजह से सांस के जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती है। ये मोटा कफ 3 दिनों तक गले में रहता है और इसके फेफड़ों में पहुंचने से परेशानियां शुरू हो जाती है। बाद में शरीर के अंगों, खासकर फेफड़ों पर अटैक करता है। ये किडनी, लीवर और फेफड़ों को डैमेज कर सकता है। वायरस के शरीर में घुसने के बाद क्या होता है? जैसे ही वायरस के ये कण बढ़ने लगते हैं तो ये बाहर निकलते हैं और ये गले के आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ऐसा होने से अक्सर गले में खराश और गले में सूखी खांसी शुरू हो जाती है। ये कण गले में ब्रोंकियल ट्यूब यानी सांस की नलियों को धीमा करने लगते हैं, फेफड़ों की थैली को डैमेज करता है। वायरस जब फेफड़ों में पहुंचता है तो उनमें श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। इससे एल्वेओलाई या फेफड़ों की थैली डैमेज हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे फेफड़ों को पूरे शरीर में घूमने वाले रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने या रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में बाधा पैदा होती है। अगर यहाँ सूजन आती है तो ये ऑक्सीजन को श्लेष्मा झिल्ली में तैरने के लिए और अधिक कठिन बना देता है। अपना ध्यान रखें और ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी
शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम ओ बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान।